लगातार हम लोग जब भी फ्राइडे के सेशन में बातचीत करते हैं तो हम जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जो ट्रेडर्स हैं उनको कहीं ना कहीं एक अलग पर्सपेक्टिव देने का भी काम करते हैं। किस तरीके से आप सिर्फ मार्केट में नेकेड ऑप्शंस में आप ट्रेड ना करें, सिर्फ एक साइड में आप ट्रेड ना करें, जहां पर आपने लगातार देखा है कि किस तरीके से जो 93% ऑफ द जो ट्रेडर्स हैं वो पैसे लूज करते हैं। लेकिन अगर आप बचे हुए 7% में आना चाहते हैं, उस 7% के अंदर भी इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बहुत सारे जो HFT ट्रेडर्स हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज भी हैं जिसकी वजह से बहुत कम परसेंटेज में लेकिन जो रिटेलर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल हो पाते हैं। ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी है विनीत की भी, जिसे हेजिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं। किस तरीके से वो काम करती है, किस तरीके से वो आप जैसे रिटेलर्स, हमारे जैसे जो रिटेलर्स हैं उनके लिए किस तरीके से काम आ सकती है, और जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं उनको ये क्यों सीखना चाहिए, क्यों ये स्ट्रैटेजी उनके लिए ज़रूरी है, इस सब बातों पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आज का मार्केट में क्या हाल चल रहा है उसका भी आपको एक व्यू दे देते हैं। देखिए, सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो आज 122 पॉइंट्स की यहाँ पर गिरावट है, 26,020 के आसपास के लेवल से जहाँ पर अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। सुबह अगर हम मॉर्निंग से देखें तो करीब 26,115 के आसपास के जो लेवल्स थे, 134 के आसपास के लेवल्स थे, जहाँ से जो है हम लगातार नीचे की तरफ गिरते हुए नजर आए। इसके अलावा सेंसेक्स में आज 400-450 पॉइंट्स की गिरावट यहाँ पर है। बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी सब में 1-1.5% के आसपास की गिरावट है। निफ्टी आईटी में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो आज करीब 1 से 1.5% की गिरावट जो है वो निफ्टी आईटी के अंदर देखने को मिलती है। एफआईस का डेटा देखें तो एक बार 24 तारीख को 1721 करोड़ रुपए का यहाँ पर नेट सेलिंग होती हुई दिखी। वहीं डीआईस की तरफ से करीब 24 तारीख को 2381 करोड़ रुपए की नेट बाइंग हुई, जो कि हम पिछले एक साल से देख ही रहे हैं। जिस तरीके से एफआईस बिकवाली कर रहे हैं और दूसरी तरफ से डीआईस की खरीदारी जो है वो भी जारी है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से मार्केट एक साल से एक कंसोलिडेशन के एक पूरे फेज में जा चुकी है, और वहां से अब किस तरीके से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, क्या कुछ मूव्स देखने को मिल सकते हैं, इन सभी बातों पर हम आज बातचीत करेंगे। और 2025 बस खत्म ही होने वाला है। आज फ्राइडे का सेशन है, इसके बाद से 2 दिन की छुट्टी है, उसके बाद 3 दिन का सेशन और बचता है मार्केट्स के लिए। तो यहाँ से सबसे पहले विनीत आपके पास वापस आते हैं। निफ्टी 50 अभी 26,018। विनीत, जिस तरीके के मूव्स देखने को मिले इस पूरे वीक में, लगा कि एफआईसी की खरीदारी भी आई 3 दिन। उस टाइम पे लगा कि अब हो सकता है मे बी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाए, अब हमारे ऑल टाइम हाइज जो है वो टच हो, क्योंकि अब पूरा एक साल का पीरियड जो है वो खत्म हो गया है। और जब एफआईज ने छोटी छोटी बाइंग की 3 दिन, तो लगा कि अब ठीक है, अब कहीं ना कहीं बाजार अब स्टेबल होता हुआ नजर आएगा। डीआईज ने तो खैर सपोर्ट किया ही था, लेकिन दोबारा से हमें प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल से देखने को मिल रही है। विनीत, सबसे पहले जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे रिटेलर्स हैं, उनके लिए अगले जो 3 दिन रहने वाले हैं, 3 दिन की अगर हम बात करें नेक्स्ट वीक की, किस तरीके का मूव दे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या रेंज रह सकती है विनीत? बिल्कुल। तो जैसा हमने देखा था, और हमने शायद इस पे बात भी किया था कि 26,000 का जो लेवल है निफ्टी के लिए, हम्म। वहाँ पे कॉल और पुट का काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट है। तो हम्म। ये थोड़ा सा, जब ऐसा सिनेरियो होता है मार्केट में, तो थोड़ा सा एक मैग्नेट की तरह एक्ट करते हैं वो लेवल, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स इक्वली क्वांटिटी में पोजीशन होते हैं। तो right। उसको हम मैक्स पेन बोलते हैं, जहाँ पुट और कॉल का ओपन इंटरेस्ट लगभग सेम होता है। हम्म। तो ऐसे सिनेरियोज में वैसे ही मार्केट ने एक्ट किया, 26,000 के लेवल पे ही अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। हम्म। बट अगर हम थोड़ा मीडियम टर्म व्यू देखते हैं, लाइक 1 वीक 10 डेज का, तो हम्म। वहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से एक अपसाइड रैली देखने के लिए मिल सकती है। हम्म। बिकॉज पिछले 2-3 दिन से जो एफआई का डेटा है, इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें या स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें, तो हम्म। वहाँ पे अच्छी खासी बाइंग हमें देखने के लिए मिली है। बट ड्यू टू एक्सपायरी कभी कभी वो मूव थोड़ा डिले होता है, बट प्रोबेबिलिटी हाई है कि हम्म। यहाँ से हमें एक अपसाइड रैली देखने को मिले। ऑलराइट, तो यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको एक अपसाइड रैली नेक्स्ट वीक में आपको देखने को मिल सकती है। विनीत, निफ्टी आईटी आज के दिन पर काफी ज्यादा यहाँ पर गिरा, करीब 1-1.5% के आसपास की गिरावट निफ्टी आईटी इंडेक्स में हमें आज के दिन पर देखने को मिली। आईटी की बात करें, थोड़ा सा एक बाउंस बैक हमें देखने को मिल रहा था पिछले कुछ टाइम से, लेकिन अब जो है वो प्रेशर कहीं ना कहीं निफ्टी आईटी पर पड़ता हुआ दिख रहा है। और एक दिन में 1-1.5% का फॉल, वो भी इंडेक्स में, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? और अगर जो लोग निफ्टी आईटी के इंडेक्स पर फोकस्ड है, उनको क्या करना चाहिए और क्या रेंज रह सकती है अगले, अगर हम हफ्ते की बात करें, क्योंकि 2026 खत्म ही होने वाला है, तो अगले 3 दिन के लिए क्या व्यू होगा यहाँ से? बिल्कुल। निफ्टी आईटी में नेक्स्ट 3 डेज का जो मेरा व्यू है वो कंसोलिडेट ही करेगा। यहाँ से कोई मेजर अपसाइड या इससे ज़्यादा कोई डाउनसाइड एक्सपेक्टेड नहीं है।
हम्म। और अगर हम आईटी का जो इंडेक्स बनता है वो इंडिविजुअल जो स्टॉक्स है लाइक विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, जो राइट। मेजर प्लेयर्स है मार्केट में, उसको लेके बनता है। तो इन सभी स्टॉक्स का अगर हम ओपन इंटरेस्ट भी देखेंगे तो अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर अपसाइड नहीं दिखाई दे रहा है फॉर दिसंबर सीरीज। लेकिन जैन सीरीज की अगर हम बात करेंगे तो एक बाय ऑन डिप्स का व्यू लेके हम यहाँ से चल सकते हैं। ओके, चलिए। तो निफ्टी आईटी पर भी आपको व्यू मिल गया, निफ्टी 50 के ऊपर भी आपको व्यू मिला कि किस तरीके से आपको वहां पर अपना जो एक आउटलुक है वो लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि अब 2026 जो है वो शुरू होने वाला है। उसको लेकर के विनीत अब बहुत ज्यादा लोगों में ना एक कह सकते हैं कि जितनी एक खुशी भी है कि 2025 खत्म हो रहा है, 2026 शुरू होगा। बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर के, इसके अलावा जो फेड की तरफ से रेट कट भी ड्यू है, इंडिया में जो फैक्टर्स है, जो डोमेस्टिक फैक्टर्स थे वो कहीं ना कहीं काम करते हुए नजर आए इस पूरे साल में। लेकिन अब ग्लोबल फैक्टर्स की जो है जरूरत है वो कहीं ना कहीं ड्यू है अभी। इसके बाद से एक चीज और हुई, न्यूजीलैंड और ओमान के साथ में हमारे एफटीए साइन हुए। और कहीं ना कहीं इस टाइम पर मार्केट को सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो एफआईस की है, मार्केट को आगे पुश करने के लिए। और 2026 में रिटेलर्स की भी, मार्केट एनालिस्ट की भी, और हम जैसे जो लोग हैं जो शोज को होस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं, हम सब अब कहीं ना कहीं एफआईस का इंतजार कर रहे हैं। इसको आप सबसे पहले किस तरीके से देखते हैं कि रिटेलर्स के लिए 2026 कैसा हो सकता है? शुरुआती अगर हम दिनों की बात करें, अगर जनवरी की बात करें विनीत, क्या आउटलुक बन रहा है 2026 के लिए यहाँ से आपका? बिल्कुल, मार्केट को अगर हम देखेंगे लास्ट ईयर तो निफ्टी काफ़ी बड़े कंसोलिडेशन फेज में रहा और राइट। काफ़ी सारे स्टॉक्स में हमें सेल ऑफ भी देखने के लिए मिला, जो कि मैं मानता हूँ कि एक हेल्दी करेक्शन है मार्केट के लिए। तो जब भी इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ आती है तो थोड़ा पेन होता है किसी भी रिटेलर को कि इतना लंबा टाइम फ्रेम हो गया बट हमारा स्टॉक्स अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हम्म। बट वहाँ पे आपको अगर पेशेंट रख के पेशेंटली बैठते हैं रिटेलर्स, तो डेफिनेटली जब भी मार्केट में रैली आएगी तो वो हम्म। एक अच्छा पॉजिटिव अपसाइड हमें वहाँ आपको रिटर्न्स आपके पोर्टफोलियो में मिलेगा उसमें। जनवरी की अगर हम बात करेंगे तो लास्ट 3-4 सेशंस में काफ़ी टाइम के बाद में निफ्टी के और स्टॉक के फ्यूचर्स में हमें बाइंग देखने को मिली है हम्म। एफआईआई की साइड से। तो जब राइट। भी इस टाइप का एक बाइंग देखने के लिए मिलती है तो ट्रेंड भी कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बदलता है। तो एटलीस्ट जो सेलिंग पार्ट था वो हम देख सकते हैं कि वो अभी खत्म हो चुका है। तो रिटेलर्स को यहाँ से बाय ऑन डिप्स का व्यू लेके आगे काम करना चाहिए। ऑलराइट विनीत, इंडिया विक्स को लेकर के भी एक खबर है। इंडिया विक्स अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच चुका था, और ये भी था कि जिस तरीके से इंडिया विक्स अब मार्केट में जो है कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम हो चुकी है, मार्केट को डायरेक्शन कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रही है, डायरेक्शन लेस हो चुकी है। इंडिया विक्स को लेकर के अब इस टाइम पर क्या व्यू बन रहा है कि क्या इसमें 2026 में कुछ बदलाव आ सकते हैं, मार्केट और ज्यादा वॉलेटाइल हो सकती है? क्योंकि विनीत अब थकान हो चुकी है, लोग थक चुके हैं। मतलब आप जिस तरीके से मार्केट बिहेव करती है उसी तरीके से जो मार्केट के जो शोज होते हैं उनके थंबनेल्स भी बदलते जाते हैं। बिल्कुल। मार्केट अब बहुत ज्यादा एक तरीके से कह सकते हैं कि मार्केट में बहुत सुस्ती आ चुकी है, तो थक सा राइट। गया है बाजार। तो क्या करना चाहिए विनीत अब यहाँ से? क्योंकि जो रिटेलर्स का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लेकिन जब तक वैसे मूव्स नहीं आएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है ना? तो सबसे पहले ये जो पूरा सिनेरियो है इसमें हेजिंग स्ट्रेटजी को हम किस तरीके से इन्वॉल्व कर सकते हैं जब मार्केट बिल्कुल ही डायरेक्शन लेस हो चुकी है ना? आपको सिर्फ डीके का फायदा मिल सकता है। तो इस कंडीशन में, इस पूरे सिनेरियो में किस तरीके से आप हेजिंग स्ट्रेटजी का यूज करते हैं, और हमारे जो रिटेलर्स हैं उनको क्या करना चाहिए इस टाइम पे? बिल्कुल। तो हम्म। हेजिंग स्ट्रैटेजीज ये टाइम पे बहुत मेजर फैक्टर होता है अगर आपको आपके हम्म। रिटर्न को बढ़ाना है तो। और सेकेंडली, जब भी विक्स लो पर होता है तो हम्म। ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं कंपेयर टू जो उनका नॉर्मल प्राइस होता है, उससे वो काफ़ी कम प्राइस पे ट्रेड करते हैं। तो हम्म। ऐसे सिनेरियोज में जो भी लोग नेकेड ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो उनको रिस्क बहुत ज़्यादा उनके लिए बड़ा रहता है कि अगर छोटा भी निफ्टी या उनके स्टॉक में 1-2% का मूव आ जाता है तो हम्म। वो इम्पैक्ट बहुत बड़ा क्रिएट करेगा लॉसेस पे अगर उनके ट्रेड अगेंस्ट चले जाता है तो। सो बिल्कुल। इधर वेज अगर हम दोनों ही सिनेरियोज को देखेंगे तो हेजिंग स्ट्रैटेजीज आपको दोनों ही सिनेरियोज में सेफगार्ड करती है आपको। हम्म। एक कंसोलिडेटेड मार्केट में आपको पैसा कमाने का भी चांस देती है और हम्म। आपको प्रोटेक्ट भी करती है अगर कोई मूव बड़ा आ जाता है आपकी अगेंस्ट में तो। और हम्म। हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था एक हेजिंग स्ट्रैटेजी। तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि निफ्टी अगर कंसोलिडेशन रेंज में फंस जाता है 200-300 पॉइंट की रेंज में तो वहाँ से भी वीकली ऑप्शंस में ट्रेडर्स उसमें अच्छा पैसा बना सकते हैं।
बिल्कुल। तो देखिए ये है थोड़ी खूबी हेजिंग स्ट्रैटेजी की कि किस तरीके से आप जब आप नेकेड बाइंग करते हैं और आप सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं, इंतज़ार के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है कि मार्केट में या तो आपके फेवर में वो ट्रेड जाए, वो डायरेक्शन में जाए, या फिर आपके फेवर में ना जाए चीज़ें। लेकिन हेजिंग स्ट्रैटेजी उस टाइम पर भी काम करती है जब मार्केट बहुत ज़्यादा एक कंसोलिडेशन फेज में होती है, एक रेंज बाउंड फेज में होती है, और किसी भी तरीके की जो है किसी भी डायरेक्शन में आपको मूव्स नहीं मिल रहे होते हैं। उस केस में भी हेजिंग स्ट्रैटेजी आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन भी देती है और आपके लिए थोड़े बहुत जो है प्रॉफिट्स भी बना करके देती है। विनीत, जो लोग इस टाइम पर नेकेड बाइंग कर रहे हैं, रिटेलर जो अभी हमें सुन रहे हैं, उनके लिए आपकी सबसे पहली सलाह क्या होगी कि 2026 में सबसे बड़ा बदलाव एफएनओ ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए अपनी स्ट्रैटेजी में? बिल्कुल, जितने एफएनओ ट्रेडर्स है जो कि डेटा हमें बताता है कि उसमें 93% लोगों का लॉस हुआ है। राइट। एंड अब अगर हम बात करेंगे 7% जो बचे हैं जिनका प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की कैटेगरी में गए हैं, हम्म। उसमें भी रिटेल ट्रेडर्स नहीं है, उसमें काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं। तो हम्म। अगर हम रिटेल लेवल की बात करें तो वो आई थिंक 95-96% भी हो सकता है, अगर हम लॉन्ग टर्म देखें किसी का भी पीएनएल रिकॉर्ड तो हम्म। वहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज चाहे ट्रेडर बायर हो या फिर ऑप्शन सेलर हो, तो हम्म। दोनों के अपने मेरिट्स डीमेरिट्स होते हैं। बट क्योंकि रिटेलर्स को बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होता ऑप्शंस के बारे में, तो हम्म। वहाँ पे उनके लिए सेफ होता है कि ऐसी मार्केट में स्ट्रैटेजीज होती है जैसी हम बनाते हैं, और हम्म। हम लोग उसको सिखाते भी है रिटेलर्स को, जहाँ हम्म। पे आप आपके रिस्क को कैप करके भी मार्केट से पैसा कमा सकते हो। आप ऐसी स्ट्रैटेजीज बना सकते हो कि अगर आपने 100 रुपये लगाया है, तो अगर आपका ट्रेड सही हुआ तो आप 5 to 8 रुपीज़ मेक करोगे, रॉन्ग होता है तो आपका 4 or 5 रुपीज़ के ऊपर लॉस नहीं जाएगा। ये हम्म। पैटर्न हो गया काम करने का। अगर ये पैटर्न से हेजिंग के साथ काम करते हैं लोग, तो हम्म। कभी भी उनका लॉन्ग टर्म में ऐसा सिनेरियोज नहीं आएंगे उनके साथ कि मैंने 100 रुपये लगाया था और मेरा पूरा पैसा जीरो हो गया। बिकॉज बाइंग और सेलिंग में सिर्फ एक खराब ट्रेड आपकी पूरी कैपिटल को खराब कर सकता है। तो वो सिनेरियोज से बचना चाहिए, और अगर इस तरीके से ट्रेड करेंगे लोग तो डेफिनेटली वो प्रॉफिटेबिलिटी का जो रेशियो है वो काफ़ी बढ़ सकता है। हम्म। चलिए, तो विनीत ये तो हमारे जो फुल टाइम ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये सलाह हो गई। लेकिन कुछ ऐसे जो नए ट्रेडर्स या कुछ ऐसे लोग, क्योंकि हम ये जो डिस्कशन कर रहे हैं ये हेजिंग स्ट्रैटेजी को लेकर के, ये सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए नहीं है, ये इसके कई सारे और भी यूज केसेस हैं। तो जैसा कि अभी सबसे पहले विनीत ने आपको एक चीज बताई कि किस तरीके से आपको 2026 में अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा जो है चेंज करना चाहिए, किस तरीके से आपको कुछ और भी नई चीजें जो है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन ये फुल टाइम ट्रेडर्स के लिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं 2026 में एक पैसिव इनकम अर्न करना चाहते हैं विनीत, मार्केट्स में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना चाहते हैं, लेकिन एक डर भी है कि अपनी फुल टाइम जॉब के साथ वो इस तरीके से अपनी ट्रेड्स को मैनेज नहीं कर सकते, अपनी पोजीशंस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते, और अ, पूरे टाइम मार्केट जब तक ओपन है तब तक चार्ट्स को देखना अभी पॉसिबल नहीं होता है। राइट। मैंने लाइक अपने भी ऑफिस में देखा जब लास्ट हम काम करते थे, क्योंकि हम लोग बिजनेस में इन्वॉल्व थे तो हमें इतनी रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी, लेकिन जो अदर डिपार्टमेंट्स थे, तो वहां पे 2022-23 में जब एक वो बूम आया मार्केट को लेकर के, तो हर कोई अपने डेस्क पे हर कोई ट्रेड्स ले रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ चीजें कर रहा है। तो एक टाइम ऐसा आया एक पॉइंट पे कि नोटिस भी इशू हो गया कि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं इस यहाँ पर न्यूज रूम के अंदर। तो वो चीजें भी कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट जो है उनको लेकर के थी। अब हो सकता है उसमें से कुछ लोगों ने प्रॉफिट बनाए भी, कुछ ने नहीं बनाए, लेकिन मे बी एक दो लोग ऐसे होते जो कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते थे या अपने लिए एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते थे। बट वो ऑप्शन उन्हें वहां पे इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि जो उनकी फुल टाइम जॉब के साथ जो कंस्ट्रेंट्स थे उसकी वजह से वो नहीं कर पाए। लेकिन अभी भी वो लोग हैं, ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि अपनी एक प्राइमरी इनकम के साथ एक सेकेंडरी इनकम को भी जनरेट करना चाहते हैं। उनके लिए हेजिंग स्ट्रैटेजी कैसे काम कर सकती है, और अगर किसी को 2026 में एक पैसिव इनकम की अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, उन्हें कैसे स्टार्ट करनी चाहिए सबसे पहले? राइट। तो जितने भी लोग हैं जिनका कैपिटल म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक्स में ऑलरेडी इन्वेस्टेड होता है, तो जब भी हम हेजिंग स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं तो उनको एक वहाँ से लिमिट मिलता है जिसको कोलैटरल मार्जिन बोला जाता है। तो हम्म। अगर किसी का 10 लाख रुपीज़ का पोर्टफोलियो है, तो हम्म। रफली उसको 7 लाख 8 लाख डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स, उसको 7-8 लाख रुपीज़ तक का लिमिट मिल जाता है जिससे कि वो ऑप्शंस में ट्रेड कर सके। तो हम्म। आपको एडिशनल फंड्स डालने का ज़रूरत नहीं पड़ता वहाँ पे।
तो जितने भी बड़े प्लेयर्स होते हैं वो मार्केट में अपने पोर्टफोलियो को प्लेज करा के उसके अगेंस्ट कोलैटरल लिमिट लेके ट्रेड वहाँ पे कर सकते हैं। तो इससे आपका ओवरऑल जो रिटर्न है वो आपके पोर्टफोलियोज का काफ़ी बूस्ट होता है। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर ये ट्रेड सही नहीं होंगे या इसमें अगर कोई नेकेड ट्रेड करेगा तो चांसेस है कि उसको लॉसेस होने की उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जब हम्म। आप कोलैटरल यूज कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी वो पैसा मार्केट में लगा हुआ है, तो हम्म। बेस्ट होता है कि आप हेजिंग के साथ उसमें काम करें, सो बिल्कुल। दैट आपको पैसिव इनकम भी मिले और हम्म। कभी ऐसे सिनेरियो में ऐसा ना हो कि आपका पूरा पैसा उसमें वाइप आउट हो जाए। हम्म। अगर इसको सही तरीके से प्रोटेक्शन के साथ इसको करेंगे तो ये एक अच्छे रिटर्न्स देके आपके पोर्टफोलियो को बूस्ट करेगा। बट हम्म। अगर नहीं करते हैं हेजिंग तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है उसमें लॉसेस की। अरे विनीत, इसको थोड़ा सा और डिटेल में एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं। 2026 में एक बंदा जिसकी ठीक ठाक जॉब चल रही है, ही अर्निंग अराउंड ₹1 लाख a month, ठीक है, हम्म। और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी है, 10-12 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी है। लेकिन अब एक पैसिव इनकम की भी जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी जो इन्फ्लेशन है उसकी वजह से खर्चे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल भी चेंज हो रही है बहुत रैपिडली। तो एक पैसिव इनकम जनरेट करने की भी उनकी ख्वाहिश है। पैसिव इनकम अगर हम मान सकते हैं, अगर हम 10,000-15,000 रुपए भी ऐड ऑन करना चाहते हैं, ठीक है, हम्म। इस केस में किस तरीके से वो अपने म्यूचुअल फंड के साथ काम कर सकते हैं, या क्या एक स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा उनके लिए, और वो किस तरीके से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं? ओके। हम्म। तो सबसे पहले जिसका भी जिन्होंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि वो उनका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है। उसमें राइट। आप वो ट्रेडिंग करेंगे और कल आप मान लीजिए अगर ऐसा सिनेरियो आता है जब लगता है कि ठीक है मार्केट में 1-2 महीना फॉल हो सकता है या कंसोलिडेशन हो सकता है, तो कोई भी ऐसे सिनेरियो में अपना म्यूचुअल फंड नहीं सेल करेगा कि मैं अभी सेल कर देता हूँ, मैं नीचे ले लूंगा। ऑल्दो अगर उसको लगता भी है कि मार्केट नीचे जा सकता है तो हम्म। हेजिंग स्ट्रैटेजीज का सबसे ब्यूटी क्या होता है कि ये आपको हम्म। बुलिश, बेरिश और साइडवेज हम्म। तीनों ही मार्केट के लिए हेजिंग की स्ट्रैटेजीज बनती है, जैसा भी मार्केट का फेज हो। और हम्म। वो बेस्ट स्ट्रैटेजीज को कैसे पिक करना है, कैसे अप्लाई करना है, उसमें हम लोग हेल्प करते हैं ट्रेडर्स की। और जब वो स्ट्रैटेजीज को ट्रेड करते हैं तो उनको हर मार्केट फेज का एक बेनिफिट वो वहां से कैप्चर कर सकते हैं। वो ही उनकी एक साइड इनकम बनता है पोर्टफोलियो के साथ में। हम्म। चलिए, तो जो लोग अभी देख रहे हैं, आपको एक चीज और बता देते हैं। देखिए, 2026 आने वाला है, एक नए साल की शुरुआत है, आपने बहुत सारे जो है रेजोल्यूशंस भी लिए होंगे। इसमें पैसिव इनकम जनरेट करने का भी प्लान बहुत सारे लोगों को का होगा, कि मे बी आपकी कोई हॉबी होगी, या मे बी आप कुछ ऐसा एक्सप्लोर करना चाह रहे होंगे जहां पर आपको कंटिन्यूअस एक जो है पैसिव इनकम जनरेट होके मिले। इस केस में अगर आप अपनी रिसर्च खुद कर सकते हैं, जिस तरीके से विनीत समझा रहे हैं, हम लगातार इस पे शोज ऐसे होस्ट करते रहते हैं, आप उसको समझिए, हेजिंग स्ट्रैटेजी को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करिए। और इसके अलावा अगर आप एक और रूट ले सकते हैं, विनीत जो कि खुद सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट हैं और पीएमएस भी ये ऑफर करते हैं, तो इस तरीके से अगर आप 2026 में खुद अपने फुल टाइम जॉब के साथ अगर आप नहीं दे सकते टाइम, नहीं इतना जो है कमिटमेंट दे सकते हैं, तो विनीत आपके लिए ये सारी चीज़ें जो है अवेलेबल करा सकते हैं। विनीत से आप डायरेक्टली कांटेक्ट में, टच में आ सकते हैं, और जिस तरीके से अपनी एक पूरी जो प्लानिंग है, अपनी पैसिव इनकम जनरेशन की जो प्लानिंग है, वो भी आप विनीत के साथ मिलकर के कर सकते हैं। तो ही इज अवेलेबल टू हेल्प यू गाइस। तो इसलिए 2026 में अगर आपको एक अच्छी इनकम, पैसिव इनकम जनरेट करनी है, तो हेजिंग स्ट्रैटेजी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। इसको किस तरीके से आगे लेके जाना है वो आपकी कॉल है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर इसकी सलाह लें, लेकिन जो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में नेकेड बाइंग, नेकेड सेलिंग बिल्कुल ना करें। चलिए। बिल्कुल, एक पॉइंट मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ यूजर्स को कि कैसे प्रोसेस होता है पूरा। हम्म। सो वी आर अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। राइट। तो यहाँ पे हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं यूजर्स के लिए और वो यूजर्स को हम व्हाट्सएप के थ्रू डिलीवर करते हैं। हम्म। उसमें यूजर्स स्ट्रैटेजी में सब कुछ देख सकते हैं कि वो हम लोग उसमें पे ऑफ ग्राफ भी यूजर के साथ में शेयर करते हैं। तो ओके। यूजर कैन सी कि मार्केट अगर एक रेंज में फंस जाता है तो हम्म। मुझे कितना पैसा बनेगा, अगर मार्केट वो रेंज ब्रेक करता है, हम्म। ब्रेक इवन रेंज को, तो मेरा कितना पैसा लॉस होगा। तो वो यूज़र को कोई भी स्ट्रैटेजी एंटर होने के पहले उसको वो सारी डिटेल्स मिल जाती है। तो ये एक एडवाइजरी मॉडल, सब्सक्रिप्शन मॉडल है जो हम्म। हम रिसर्च सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें वो यूज़र्स उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ऑलराइट। तो चलिए, ये भी बहुत अच्छी चीज़ आपको बता दी विनीत ने, कि आपको पहले से पता होगा आपका पैसा कहाँ लगने वाला है, उसका
आउटकम क्या हो सकता है दोनों ही सिनेरियोज में, अगर प्रॉफिट होता है तो कितना हो सकता है, लॉसेस होते हैं तो कितने हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इन डिटेल आपकी पोजीशन से पहले पता चल जाएंगी। और इसमें विनीत आपको पूरी तरीके से हेल्प भी कर सकते हैं, अगर आप अपनी प्लानिंग करना चाहते हैं, अगर आप अपने फाइनेंसिस को बेटर प्लान करना चाहते हैं या अपने लिए पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो आई सजेस्ट कि आप विनीत के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसमें अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप डायरेक्टली फाइनेंस ज्ञानी के साथ भी जुड़ सकते हैं, या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में भी अपना कमेंट जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए विनीत, आज के दिन पर आरवीएनएल का स्टॉक, और खासकर हम अगर हम देखें तो रेलवे के शेयरों में बहुत अच्छी एक जो है तेजी देखने को मिली। आरवीएनएल की अगर हम बात करें विनीत, यहाँ पे किस तरीके का रेंज दिख रहा है, क्योंकि जो ऑल टाइम हाई है वहां से काफी ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं, ये 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई जो है इनका, वहां से करेक्शन काफी ज्यादा आ चुकी है इन स्टॉक्स के अंदर। आज के दिन पर 11.5-12% के आसपास की तेजी है। इस पॉइंट से विनीत, क्या थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए लोगों को, या क्या रेंज रेंज पे अगर हम बात कर सकते हैं तो रेंज क्या हो सकती है यहाँ से? बिल्कुल। हम्म। आरवीएनएल को एक बार हम ओपन इंटरेस्ट के एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो हम्म। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, जितने भी रेड कलर के बार्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कॉल ओपन इंटरेस्ट थे जो हम्म। रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं। तो ये हम्म। सब में आपको एक अनवाइंडिंग दिखाई देगा यहाँ पे, कि कैसे जिन्होंने कॉल सेल करके रखा था वो अपने सारे पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं। तो हम्म। ऐसे सिनेरियोज में जो स्टॉक होता है वो अपसाइड की तरफ उसका मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा रहता है। हम्म। और ऊपर में भी अगर हम देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट आज के डेट में इंट्राडे में एडअप हुआ स्टॉक में। तो हम्म। ये जो इंडिकेशंस होते हैं कि यहाँ से स्टॉक में अभी ऊपर जाने की एक प्रोबेबिलिटी अच्छी बनती है। सो इसमें हम 400 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। ऑलराइट। 400 तक के आरबीएनएल में आपको यहाँ पर अपसाइड जो है वो देखने को मिल सकती है। जिन्हें आज का अगर आपने मार्केट ट्रैक किया, ऑफकोर्स आप तो आज तो कर ही लिया होगा क्योंकि ऑलरेडी 3 बज चुके हैं, थोड़ा आधे घंटे का सेशन और बाकी है। लेकिन रेलवे स्टॉक्स को लेकर के आज जो खबर है मैं आपको वो बता देता हूँ कि ट्रेन का जो फेयर है उसमें कहीं ना कहीं हमें हाइक देखने को मिल रही है। 1 पैसा पर किलोमीटर की हाइक यहाँ पर हुई है, और 215 किलोमीटर के बियॉन्ड की जो जर्नी है, मतलब 215 तक कोई चेंजेस नहीं है फेयर में, लेकिन 215 किलोमीटर के ऊपर की जो जर्नी है वहां पर 1 पैसा पर किलोमीटर का फेयर हाइक हुआ है। वहीं नॉन एसी और एसी क्लास के लिए 2 पैसे पर किलोमीटर का हाइक यहाँ पर हुआ है। इसकी वजह से करीब 700 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है वो अब रेलवे को मिलने वाला है। इसकी वजह से आईआरसीटीसी, रीट्स, आईआरएफसी, आरबीएनएल, जितने भी इस तरीके के जो रेलवे से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं, इसमें आज के दिन पर हमें अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अगला काउंटर है विनीत ओला इलेक्ट्रिक का। ओला इलेक्ट्रिक को करीब 360 करोड़ रुपए की पीएलआई इंसेंटिव मिली है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज की तरफ से। और जो है कहीं ना कहीं ये इनके FY 25 की जो सेल्स थी, जो पीएलआई ऑटो स्कीम के अंदर थी, उसकी वजह से ये इंसेंटिव मिलती हुई नजर आई। ओला इलेक्ट्रिक वैसे भी विनीत ऐसा वॉलेटाइल स्टॉक है, रिटेल हैवी स्टॉक है। इसमें कुछ रेंज आपको समझ आ रही है? ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक एफएनओ में लिस्टेड नहीं है, तो ओके। इसका हम टेक्निकल्स देख सकते हैं ओला इलेक्ट्रिक का, अगर आप एक बार चार्ट ओपन करेंगे तो। बिल्कुल। अमित भाई एक बार चार्ट आप लगा सकते हैं ओला इलेक्ट्रिक का? एक सेकंड मैं शेयर कर देता हूँ। जी, विनीत दिख रही है स्क्रीन आपको? हाँ बिल्कुल। ओके। चलिए, ओला इलेक्ट्रिक का जो स्टॉक है वो हम्म। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक रेंज बाउंड रहेगा, अंटिल उसमें जो उसका जो 52 वीक हाई है स्टॉक का, जब तक कि वो ब्रीच नहीं हो जाता तब तक के वी कैन नॉट एक्सपेक्ट। ये ऐसा स्टॉक है जिसमें हम ब्रेकआउट के लिए डेफिनेटली कोई भी ट्रेडर एक ट्रेड ले सकता है, बट हम्म। क्योंकि न्यूज़ और काफ़ी सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है स्टॉक्स में, एक हाई बीटा स्टॉक है ये, तो बिल्कुल। रिटेलर्स को मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। और अगर इसमें कोई अपसाइड अच्छा मोमेंटम बिल्टअप होता है, या हम्म। 52 वीक रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी जो होती है, वो हम्म। टाइप की स्ट्रैटेजीज ये स्टॉक में अप्लाई करके काम कर सकते हैं रिटेलर्स। और चलिए,
ये ओला इलेक्ट्रिक की बात हो गई। इसके अलावा विनीत, आज के दिन पर अगर हम निफ्टी 50 के काउंटर्स को देखें, क्योंकि उसमें ज़्यादा जो है आज के दिन पर मूवमेंट भी देखने को मिल रही है, और ये एफएनओ के स्टॉक्स में जो है ऑफ कोर्स ये एफएनओ में भी हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आज के दिन पर टाइटन का है। टाइटन में करीब 2% के आसपास की तेजी है, और अगर हम पिछले एक साल का रिटर्न देखें तो 20% के आसपास का रिटर्न तो बना है इसके अंदर। राइट। और जिस तरीके से विनीत टाइटन है, अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी देखें तो टाइटन ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है। अब आते हैं इसके रेंज पर। किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट अभी आपको देखने को मिल रहा है? 3987 ये लेवल्स हैं। इस पॉइंट से जिनके पास है ऑलरेडी उन्हें क्या करना चाहिए, और जो इसमें फ्रेश एंटर करना चाहते हैं, क्या यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है? क्या रेंज रह सकती है? बिल्कुल। हम्म। टाइटन का जैसा हम ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो यहाँ पे 4,000 का जो लेवल है, यहाँ हम्म। पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। तो हम्म। यहाँ पे टाइटन, एक प्रोबेबिलिटी है कि 4,000 पे टाइटन स्टॉप हो सकता है, बट अगर वो लेवल ब्रेक होता है और एक दो दिन उसके ऊपर वो सस्टेन करता है स्टॉक, देन इमीडिएटली हमें 100-150 पॉइंट्स का मूव ऊपर के साइड देखने को मिल सकता है। बट ये लेवल थोड़ा सा रेजिस्टेंस एक्ट करेगा 4,000 का, अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता है और सस्टेन करता है इजीली, तो नेक्स्ट 100-150 पॉइंट्स का एक शॉर्ट कवरिंग और उसमें देखने को मिल सकता है। ओके। चलिए, विनीत एक सवाल भी आ रहा है, और ये पूछ रहे हैं हिंदुस्तान जिंक को लेकर के। हिंदुस्तान जिंक पर इनका सवाल है, आई थिंक विथोबा नाम है इनका। हिंदुस्तान जिंक 636 की इनकी बाइंग है। सॉरी, ये कह रहे हैं 636 पे ये अभी करंटली रनिंग है। क्या और ऊपर जा सकता है, या फिर ये वापस गिरावट में आएगा? तो एक ये समझना चाहते हैं, वही रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये जानना चाहते हैं। और 636 से क्या फ्रेश एंटर कर सकते हैं? बिल्कुल। हम्म। हिंदुस्तान जिंक का अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो यहाँ पे 640 और 650 के लेवल्स पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। तो हम्म। अब ये रहेगा कि दिसंबर में ये दोनों ही लेवल्स थोड़ा रेजिस्टेंस एक्ट करेंगे स्टॉक के लिए। जनवरी का अगर हम इसका ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो अभी यहाँ पर भी 640 पे ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा बिल्टअप हुआ है। तो ये जो लेवल्स रहेंगे ये थोड़ा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे स्टॉक के लिए, अंटिल वो 640 650 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब हम्म। तक अपसाइड थोड़ा उसमें कैप हमें देखने को मिल सकता है। चलिए, एक और काउंटर है विनीत आज के दिन पर नेस्ले इंडिया का। नेस्ले में भी आज के दिन करीब 1-1.5% के आसपास की यहाँ पर तेजी है। 1273 ये लेवल्स हैं। एफएमसीजी का काउंटर है। एफएमसीजी को लेकर के अब काफ़ी ज़्यादा फोकस भी बढ़ चुका है। एक साल का रिटर्न भी 18-19% के आसपास का बना है। नेस्ले इंडिया इस पॉइंट से कैसा लगता है? नेस्ले इंडिया का अगर हम अपसाइड और उसका रेजिस्टेंस देखेंगे तो वो 1,300 के लेवल पे है, और उसके बाद 1320 के लेवल पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग उसमें ओपन इंटरेस्ट है। हम्म। तो ये जो लेवल्स रहेंगे ये रेजिस्टेंस एक्ट करेंगे स्टॉक के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉर दिसंबर एक्सपायरी। तो हम्म। यहाँ पे ये लेवल्स के ऊपर बंद होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम रहेगी नेस्ले की। हम्म। और अगर हम जनवरी सीरीज की बात करेंगे तो हम्म। ऑल्दो अभी जनवरी में बहुत ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप नहीं हुआ है, तो हम्म। यहाँ पे उसके लिए अभी कॉल देना बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट वो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। बट हाँ, दिसंबर सीरीज में 1,300 विल एक्ट एज अ गुड रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक। चलिए, बिल्कुल। अभी 3 दिन ही बचे हैं, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है चीज़ों को ट्रैक करना। एक जब नई शुरुआत 2026 में हमें देखने को मिलेगी, तो वहां से कहीं ना कहीं एक बेटर पर्सपेक्टिव भी देखने को मिलेगा। एक लॉन्गर टर्म का जो आउटलुक है वो भी समझ आएगा कि किस तरीके से आगे चीज़ें बढ़ रही हैं। लेकिन विनीत, एक बड़ा फैक्टर जो है वो अभी बजट का है, फरवरी में। ठीक है, उसमें भी करीब एक महीने का समय बाकी है। विनीत, बजट को देखते हुए सबसे पहले आप किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, और इस बार क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं? कौन से सेक्टर से ज्यादा एक्सपेक्टेशन है आपको इस बार? बिल्कुल। जो जब भी बजट का सेशन स्टार्ट होता है, जी। और जैसा हमने अभी देखा कि इंडिया विक्स काफ़ी लो पर है, तो हम्म। अगर थोड़ा भी बजट में कुछ सरप्राइज मिल जाता है हमें, पॉजिटिव सरप्राइज या कोई नेगेटिव फैक्टर्स भी आ जाते हैं उसमें, तो हम्म। मार्केट में एक अच्छा खासा मूव अपसाइड और डाउनसाइड हमें दोनों देखने के लिए मिल सकता है। हम्म। और हमने पास्ट में भी देखा है कि बजट के बाद एक ट्रेंड थोड़ा सा चेंज होता है मार्केट का। तो हम्म। अगर हमें पॉजिटिव देखने मिलता है तो यहाँ से हम एक अच्छा अपसाइड का रैली देख सकते हैं। और अगर हम आगे का निफ्टी का डेटा भी देखेंगे, तो जो ओपन इंटरेस्ट है और जो एफआईआई का बाइंग हो रहा है लास्ट 3-4 दिन से, तो हम्म। जनवरी मंथ में एक एक्सपेक्टेशन है कि एक प्री बजट रैली भी हमें देखने को मिल सकती है। जनवरी में? बिल्कुल। ओके।
अ, विनीत एक सवाल भी आ रहा है। आई थिंक ये एफएनओ में लिस्टेड नहीं है, बट अगर हम इस पे एक बार रेंज अगर इसकी देख पाए, है ना, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करूँ। बिल्कुल। हम्म, गिव मी अ मिनट। ठीक है, तो ये काउंटर है और विनीत इस पे सवाल आ रहा है एक्मे सोलार का। और ये पूछ रही है एक्मे सोलार में इस पॉइंट पे अभी 231 के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है। ये पूछ रही है कि क्या यहाँ से एवरेज आउट करने का मौका है क्या। एक्मे सोलार का मैं एक बार चार्ट चेक कर लेता हूँ। हम्म। सो एक्मे सोलर का अगर हम चार्ट देखेंगे लास्ट 1 ईयर का, तो स्टॉक का रिटर्न कुछ भी नहीं है। स्टॉक यहाँ से 318 तक के गया था और वापस अपने सपोर्ट पे वापस आ गया है। हम्म। 210-20 का जो लेवल है वो टेक्निकली एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है स्टॉक में। तो 210 या 200, 210 या 220 के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो हम्म। आपको डेफिनेटली वो टाइम पे कंसल्ट करना चाहिए आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को। बट चार्ट अगर हम देखेंगे तो ये अभी कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट लेवल पर ही है स्टॉक। चलिए, विनीत लूजर कैटेगरी के भी एक दो स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 के, उनको भी एक बार आप उस पर भी व्यू दे दीजिए। इसमें सबसे पहले एशियन पेंट्स का नाम है और दूसरा नाम है श्रीराम फाइनेंस। एशियन पेंट्स में 1.5% के आसपास की गिरावट है, 2747 ये लेवल्स हैं। और करीब एक साल का जो रिटर्न बना है वो 21% के आसपास का है, लेकिन 3 साल का अगर हम देखें तो अभी भी 10% के आसपास की करेक्शन ही है एशियन पेंट्स के अंदर। एशियन पेंट्स क्योंकि कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा आ गया और बिरला ओपस की तरफ से जो एक जो इस सेगमेंट में जो उनकी एंट्री हुई उसने भी काफ़ी ज़्यादा जो है मार्केट शेयर कैप्चर किया। लेकिन एशियन पेंट्स ने दोबारा बाउंस बैक भी करके दिखाया। एशियन पेंट्स आज के दिन पर अगर हम देखें 1-1.5% के आसपास की गिरावट है। इसके अंदर क्या ओपन इंटरेस्ट है, किस तरीके का रेंज आप देख पा रहे हो विनीत। एशियन पेंट्स का अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो 2800 का लेवल और उसके ऊपर जितने भी स्ट्राइक्स है वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। तो हम्म। दिसंबर सीरीज में तो ये स्टॉक 2800 के क्रॉस करने की उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम रहेगी। हम्म। और जनवरी सीरीज का अगर हम देखेंगे शॉर्ट टर्म व्यू में, हम्म। तो ऑल्दो अभी डेटा बिल्टअप होना है तो इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल हम नहीं ले सकते। हम्म। बट अगर हम यहाँ भी देखते हैं तो 2820, 2840 के लेवल पे थोड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। तो हम्म। वेट करना चाहिए, अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो हम्म। फिर एक कॉल अनवाइंडिंग शॉर्ट कवरिंग वो सब सिनेरियोज में एक स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है ऊपर। हाँ, चलिए विनीत एक आखिरी सवाल। एटर्नल जोमेटो, एटर्नल में आज के दिन पर एक 1-1.5% की गिरावट यहाँ भी है, 281 के आसपास के लेवल्स हैं। और पिछले एक साल में सिर्फ 3% का रिटर्न बना है एटर्नल में। और एटर्नल को लेकर के और जो भी दूसरे जो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको लेकर के जो न्यूज़ अभी चल रही है कि उनके जितने डिलीवरी पार्टनर्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं स्ट्राइक पर वो चले गए हैं। और फूड डिलीवरी बिजनेस में बहुत इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। क्विक कॉमर्स में इतना नहीं है, क्विक कॉमर्स फिर भी थोड़ा एक्टिवली काम कर रहा है, लेकिन फूड डिलीवरी पूरी तरीके से अगर हम दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। आपके फूड ऑर्डर्स जो हैं वो करीब 1-1.5 घंटे 2 घंटे जो है इतने इतना टाइम लग जा रहा है। ये तो खैर शॉर्ट टर्म के लिए एक ट्रिगर है, लेकिन एटर्नल इस पॉइंट से क्या, इस ट्रिगर को देखते हुए यहाँ पर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है या क्या रेंज हो सकती है यहाँ पे। इटर्नल का अगर हम ओपन इंटरेस्ट का चार्ट देखेंगे तो क्योंकि अब एक्सपायरी ऑलमोस्ट नियर बाय है, 2 सेशंस रहेगा एक्सपायरी को, तो हम्म। ऑलमोस्ट जो लेवल्स यहाँ बन गए हैं 290, 300 उसके बाद में, तो ये हम्म। दोनों ही लेवल्स उसके लिए स्ट्रॉन्ग एक्ट करेंगे रेजिस्टेंस। एंड डाउन साइड में हमें 280 जो है वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा अगर हम शॉर्ट टर्म व्यू देखेंगे तो स्टॉक में अभी कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है बिकॉज थोड़ा कंसोलिडेटिव ही लग रहा है इसका ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस पूरा। हम्म। तो यूजर्स को, ट्रेडर्स को वेट करना चाहिए यहाँ पे बिफोर ट्रेकिंग एनी ट्रेड।